24 फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट होने से पहले रशिया के सोल्जर्स ने 137 सिविलियंस की जान ले ली और 316 घायल हुए। और क्यों रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग हो रहा है और क्यों व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन चाहिए। कई साल पहले इतिहास में 19th सेंचुरी में केविन रूस नाम का स्टेट था जिसमें स्लेविक लोग रहते थे। 1980 और 1015 के बीच में केविन रूस पर राज ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर का था। और अजीब सा इत्तेफाक है कि आज भी रशिया का लीडर एक व्लादिमीर है। यूक्रेन रशिया के रूल में था। 1900 में यूक्रेन और रशिया दुनिया के 15 ताकतवर देशों में से एक था। जहाँ रशिया नंबर 1 पर था वहीं पे यूक्रेन दूसरे नंबर पर था। 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया जिसके कारण यूक्रेन रशिया से आजाद हो गया। यूक्रेन के रशिया से आजाद होने के कारण 176 बैलिस्टिक मिसाइल, 1249 न्यूक्लियर और 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिले। रशिया ने 1994 तक इन्हें वापस लेने की कोशिश की। फिर इसके बाद रशिया ने ये जीत छोड़ दी और आज रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। जहाँ यूक्रेन के लिए 17 देश खड़े हो चुके हैं वहीं पर रशिया के लिए 10 देश खड़े हो चुके हैं। तो क्या रशिया ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेगा। 1994 में रशिया ने वापस न्यूक्लियर बॉम्ब लेने की जीत छोड़ दी थी, लेकिन 1996 में रशिया ने यूक्रेन को एक समझौता दिया। अगर यूक्रेन रशिया के सारे न्यूक्लियर्स लौटा देता है तो रशिया भविष्य में कभी भी यूक्रेन पर हमला या उसे धमकाएगा नहीं। और ये यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर मिसाइल होती तो ये जंग का सिनेरियो पूरा अलग होता। 2014 से पहले रशिया और यूक्रेन के संबंध दुनिया वालों के सामने लंगोटिया यार जैसे थे, लेकिन सच में ये रिश्ता एक मदारी और एक बंदर का था। जहाँ पे यूक्रेन रशिया की कठपुतली थी। रशिया डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही यूक्रेन को कंट्रोल करता था। सारी पॉलिसीज रशिया के हिसाब से होती थी। 2014 से पहले किसी भी कंट्री के पास इतना गुदा नहीं था कि वो यूक्रेन को बहका सके। 2010 से लेकर 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच थे। इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर को यूरोपियन मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने ये ऑफर पूरी तरीके से नकार दिया। और नकारे में क्यों ना, क्योंकि सारा कंट्रोल रशिया के पास था और रशिया के ऑर्डर के हिसाब से यूक्रेन ऑफर लेता और रिजेक्ट करता। मदारी जैसा कहेगा बंदर वैसा ही नाचेगा। और ये रशिया की सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण यूक्रेन उसके कंट्रोल से हट गया। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिजेक्ट करने के कारण यूक्रेन में सारी जगह प्रोटेस्ट होने लगे और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा भयानक हो गया था कि यूक्रेन के उस समय के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये बात उनकी जान पर आ गई थी और वो यूक्रेन छोड़कर रशिया में बस गए। और उसके कारण यूक्रेनियन गवर्नमेंट ये बात समझ गई थी कि अगर हम रशिया की बात सुनते रहे तो हमारा खुद को पावर में आना मुश्किल हो जाएगा। और 2014 के बाद यूक्रेन अपने संबंध यूरोपियन कंट्रीज से काफी ज्यादा अच्छा करने लगा। ये बात रशिया अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, लेकिन उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। लेकिन जब यूक्रेन ने नाटो के साथ जुड़ने का इंटरेस्ट दिखाया तो ये बात रशिया से बर्दाश्त नहीं हुई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 1949 में बनाया गया था ताकि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके, जो आज रशिया है। और नाटो की ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए देश में से किसी भी एक देश पर हमला होता था तो वो हमला सारे नाटो देश पर माना जाता था और सारे देश मिलकर उस देश पर हमला करते थे। सच बात तो यह है कि नाटो को इसलिए बनाया गया था कि रशिया छोटे छोटे देशों को कैप्चर ना कर सके। जब नाटो के मेंबर वेस्ट यूरोप में बढ़ने लगे तो इस पर रशिया चुप था। इस पर रशिया ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। यूएस अपनी स्ट्रेटेजी के साथ धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज को नाटो में जोड़ रहा था और जो भी कंट्री नाटो की ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ती तो नाटो की फोर्सेस और मिसाइल्स उस कंट्री की बॉर्डर्स पर आ जाती। यूएस और नाटो के कारण रशिया के बॉर्डर्स पर फोर्सेस और मिसाइल्स पहुंच रही थी और इस बात से रशिया को दिक्कत होने लगी और यूक्रेन नाटो का पार्ट बनकर अपनी कंट्री को सेव करना चाहता था। और अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया के बॉर्डर पर यूएस और नाटो की फोर्सेस और मिसाइल्स आ जाएंगी और वो जब भी चाहे तो रशिया पे हमला बोल सकती है। और यूएस खासकर उन्हीं कंट्रीज को नाटो का हिस्सा बना रहा है जिनका बॉर्डर रशिया के पास है या वो रशिया से बिल्कुल चिपके हुए हैं। नाटो की एक गाइडलाइन थी, जो भी कंट्रीज में बॉर्डर डिस्प्यूट होगा वो कंट्री नाटो का हिस्सा नहीं बन सकती है। लेकिन इस गाइडलाइन के बावजूद भी यूएस और नाटो यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। सच बात तो यह है कि यूएस को छोटे देशों की कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो रातों रात अफगानिस्तान को छोड़कर नहीं आते। कई रशिया के बॉर्डर्स पर नाटो की फोर्सेस और मिसाइल्स है, तो इस चीज
इससे रशिया को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखिए, रशिया और यूएस के बीच के संबंध कुछ खास नहीं है, और अगर यूएस और रशिया के बीच में लड़ाई हुई तो जब तक रशिया एक मिसाइल यूएस की तरफ भेजेगा तब तक 10 से 15 मिसाइल रशिया के ऊपर आ जाएंगी, और इस चीज से रशिया हमेशा नुकसान में रहेगा। अगर रशिया अपना नाटो जैसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मेक्सिको और क्यूबा के साथ ट्रीटी साइन कर ले और वहाँ पे अपनी फोर्सेस और मिसाइल्स भेज दे, तो ये बात यूएस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो वही करेगा जो आज रशिया कर रहा है, और यही बात रशिया ने पूरी दुनिया से कही कि एग्रेशन आप दिखा रहे हो, हम नहीं। आप क्यों हमारी फ्रेंडली कंट्री को हमारे खिलाफ ही कर रहे हो? और क्यों यूएस नाटो का बहाना बनाकर रशिया के बॉर्डर पर फोर्सेस और मिसाइल्स लगा रहा है, और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है? और इस पर यूएस ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यूएस ने यूरोप में 150 न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय करके रखा है ताकि वो रशिया को काउंटर कर सके, और अब रशिया किसी भी हालात में यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने से रोकना चाहता है, और इसके लिए रशिया लाखों लोगों का खून बहाने के लिए तैयार बैठा है। रशिया और यूक्रेन की जंग होने से पहले रशिया ने दुनिया के सामने कुछ डिमांड रखी थी। अगर ये डिमांड पूरी हो जाती तो ये आज जंग होती ही नहीं। डिमांड नंबर 1, एशियन यूरोप में जितने भी नाटो की मिलिट्री एक्टिविटीज हैं और नाटो की फोर्सेस को पोलैंड और बेल्टिक देशों से हटा दें। डिमांड नंबर 2, यूक्रेन लीगली लिख कर दे कि वो नाटो का मेंबर कभी नहीं बनेगा। डिमांड नंबर 3, यूएस की जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूरोप में हैं उन्हें डिसआर्म कर दें। तो इन तीनों डिमांड के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये डिमांड रशिया यूक्रेन से नहीं कर रहा है, ये यूएस और नाटो से कर रहा है, और इसके बीच में यूक्रेन से एक मोहरा है। और आज यूक्रेन में जो हो रहा है उसमें यूएस उतना ही जिम्मेदार है जितना रशिया है। 2014 के बाद यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अपने रिश्ते यूरोपियन कंट्री से काफी ज्यादा अच्छे कर लिए थे, लेकिन आज जंग के समय उन्हीं यूरोपियन कंट्रीज ने चुप्पी साध रखी है। जब यूक्रेनियन गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगाने की बात की तो किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, क्योंकि रशिया से ही 30% नेचुरल गैस यूरोपियन कंट्रीज में आती है, और अगर वो रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगा देते हैं तो ये नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होगी, और यूरोपियन कंट्रीज को बहुत बुरा झटका लगेगा, और इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा प्रभाव नजर आ सकता है। जहाँ यूएस और यूरोपियन कंट्रीज चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, वहीं पर यूक्रेन एक सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि वो सिविलियन के हाथों में हथियार दे रहा है ताकि वो ये जंग लड़े और जीते। मेरा सैल्यूट यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, क्योंकि इनकी जगह कोई और प्रेसिडेंट होता तो अभी तक वो देश छोड़कर भाग जाता। जो जंग चाहता है वो जंग में कभी जाता नहीं, और जो जंग में जाता है वो जंग कभी चाहता नहीं, और ये जंग का बुरा प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन रशिया एक सुपर पावर है और ये एग्रेसिव कंट्री है, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है।